महाराष्ट्र के काबीनी वजीर अक़लियती उमूर नवाब मलिक का कहना है कि बजट 2022 सिर्फ इंतखाबी जुमलेबाजी से भरपूर है। उन्होंने कहा कि इस बजट से मुल्क के हर तबके को मायूसी ही हुई है। निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट सदन में पेश करते समय जिस तरह से चीजों को रखा, 3 साल में 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई। ये साबित हो गया कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान जो 2014 में किया गया था वो जुमलेबाजी थी। इस बजट में कहा गया कि इस साल 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, 2022 तक हर आदमी का अपना मकान होगा। ये भी मोदी साहब का ऐलान, इस पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो गया। इस बजट में किसानों की आय 2 गुनी 2022 तक कर देंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एमएसपी का कानून बनेगा, कोई ऐलान नहीं किया गया। कुल मिला के जो मध्यम वर्गीय नौकर वर्ग है, महंगाई के कारण उन्हें लग रहा था कि जो इनकम टैक्स की सीमा कुछ बढ़ाई जाएगी, उन्हें भी कोई राहत नहीं दी गई। कुल मिला के डिजिटलाइजेशन के नाम पे बजट पेश किया गया है। तंत्र ज्ञान ये हर सरकार इस्तेमाल करती है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे घोषणा करके बजट पेश करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आम आदमी को लगे कि मेरा अपना बजट है। हमारे जीवन में कोई बदलाव आएगा, ना किसान, ना नौजवान, ना नौकरदार, ना आम आदमी, सभी लोगों के हाथ में निराशा लगी है। ये सच्चाई है। और समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी ने मरकजी बजट को गरीब मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए कुछ खास नहीं रखा गया। टैक्स स्लैब से भी आम आदमी को कोई राहत मिलती नजर नहीं आती है। बजट देखकर लगता है कि अमीरों को मजीद फायदा पहुंचाने के लिए ये बजट बनाया गया। बिल्कुल, मैं इसको मतलब +1 ए भी नहीं दे सकता हूँ। 0 बजट है ये। इसलिए बस जो होता है कि मिडिल क्लास के लोगों को इनकम टैक्स का स्लैब पिछले कई सालों से सेम पड़ा हुआ है। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो छोटे व्यापारी लोग हैं, जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, कि अब की बार कोविड है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, देश में इतनी बेरोजगारी कभी बढ़ी नहीं है, तो कम से कम ये जो है जो स्लैब है जो 2.5 लाख का है वो कम से कम 5 लाख होना चाहिए था। ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ जो है 1,40,000 करोड़ जीएसटी जनवरी में आई है। सिर्फ जनवरी में कितनी? 1,40,000 जीएसटी आई है। तो क्या आपने खाद पे कुछ कमी किया? क्या ट्रैक्टर डीजल कुछ सस्ता हुआ? क्या किसानों के लिए कोई ऐसी स्कीम आई जिससे उन किसानों को फायदा पहुंचा? और ये कोविड के ज़माने में जितने सर्विस सेक्टर हैं, टूरिज्म है, होटल्स हैं, ये सब 2 साल में बर्बाद हो गए। इनके पास लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं और एकदम कोई टूरिस्ट आ नहीं रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई रिलीफ सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं किया। आम आदमी के लिए बजट किसी फायदे का नहीं है। 2 साल से बेरोजगारी पेंडेमिक है देश के अंदर, सब जानते हैं अच्छी तरह से। हेल्थ सेक्टर में कोई फायदा नहीं। हेल्थ के 37.7 लाख करोड़ का बजट है। सरकार ये खर्चा कर रही है। सरकार इसमें से 37.7 लाख करोड़ में से इसका 35% सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है, यानी ब्रिज बनेंगे, सड़कें बनेंगी, एयरपोर्ट बनेगा, इस तरह की चीजें। कौन बनाएगा? ये अदानी बनाएंगे, अंबानी बनाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी। और एमआईएम रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का कहना है कि बजट से आम लोगों को बेहद मायूसी हुई। आदादो शुमार का खेल खेला गया। 80 लाख मकानात बनवाने की बात की गई, मगर आज भी बे अफराद की अक्सरियत को घर नहीं मिला है। हमारे साथ हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब। इम्तियाज साहब, आप तो खुद पत्रकार रहे हैं, अब बजट आपने देखा होगा, क्या आपका रद्द-ए-अमल है? देखिए, मेरे हिसाब से सारा देश जो है ये उम्मीद लगाए बैठा था कि बजट जो है उसमें हर एक को कुछ ना कुछ राहत दी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना के बाद चाहे वो एक इंडिविजुअल शख्स हो, किसान हो, नौजवान युवक हो, कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो, हर कोई परेशान है।
हर कोई नुकसान के तले दबा हुआ है, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, तो कुछ ना कुछ अच्छे फैसले लिए जाएंगे करके ये उम्मीद थी। आप लगातार 6 साल से है तो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर कोई बदलाव नहीं कर रहे। इनकम टैक्स भरता कौन है इस देश के अंदर? जो सैलरीड क्लास है, और वो पूरी ईमानदारी के साथ है तो अपना इनकम टैक्स अदा करता है। इस साल उसको ये उम्मीद थी कि कम से कम इनकम टैक्स स्लैब के अंदर कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि जो पेट्रोल डीजल कभी 50 रुपये 60 रुपये हुआ करता था, 100 रुपये के ऊपर चला गया है। कभी 300-400 रुपये की गैस सिलेंडर हुआ करता इम्तियाज साहब, अगर देखें तो सरकार ये कह रही है कि अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है। बहुत सारी उन्होंने ऐलानात भी किए हैं, लेकिन टैक्स के मामले में उन्होंने कोई नया टैक्स लगाया नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब वही रखा है। नहीं लगाया। हम यही तो कह रहे हैं कि अब आपको कोरोना के अंदर है तो हर एक को नुकसान हुआ नहीं हुआ है, नौकरियां गई है नहीं गई है, उसके अंदर इंडस्ट्रीज बंद हुई है नहीं हुई है। ये हकीकत जानते हुए भी उम्मीद यही की जा रही थी। हम नए की बात नहीं कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर कुछ राहत दे देना। हम वो राहत की बात कर रहे थे, और अब आप हमारे को फिर 25 साल के आगे का एक सपना दिखा रहे हैं। साहब मुझे आज जिंदा रहना है, आप मुझे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मुसलमानों की खास तौर से बात करती है, उनके पसमानदगी की बात करती है, लेकिन इस बार जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट है वो 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ाया गया है। 4810 करोड़ था, वो 5020 करोड़ हो गया है। देखिए, एक मैं आपको साफ तरीके से बताना चाहता हूँ कि आंकड़ों का खेल कैसा खेला जाता है करके। उसमें अगर आपका बजट अनाउंस होता है तो उसके अंदर ये अनाउंस करना कि पिछले टाइम जो बजट दिया गया था उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ है करके। क्या माइनॉरिटी ड्रिवन हम जो डिमांड कर रहे थे कि डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप होनी चाहिए करके, उसमें आप वो दे रहे हैं। उसमें आपने हज की सब्सिडी कैंसिल करी, आपने करे है हज की सब्सिडी हमारे बोलने के ऊपर। हमने ये मांग की थी कि वो पैसा जो है उसके ऊपर है तो माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए है तो आप स्कूल खोले है करके। कितने स्कूल खोले हैं ये आंकड़ा दिखाइए। देखिए, बजट अनाउंस करना एक अलग बात होती है, उसका यूटिलाइजेशन करना एक अलग बात होती है। और वो राज्य सरकार के अंदर भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से है तो आपको बताया जाता है कि साहब हमने 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ हमने बढ़ा दिए हैं करके। लेकिन हकीकत जब साल भर में इसको जब खर्च करने की बात आती है तो पता चलता है कि आप 50%, 60%, 70%। देखिए, अभी क्योंकि बजट अनाउंस हुआ है, हम बजट की बात कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम 60 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। गरीबों को जो घर बनाकर उन्होंने दिए हैं उसमें 80 लाख घर नए बनाने के लिए कहा है। देखिए, इससे बड़ा सफेद झूठ नहीं हो सकता है। आप ये दिखाइएगा, और मैं ये ठेठ है तो नरेंद्र मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि मेरे जिले का मैं उदाहरण देता हूं। 80,000 लोगों ने 2016 के अंदर आवेदन किया है, एप्लीकेशन दिया है, उसकी स्क्रूटिनी की गई, और स्क्रूटिनी के अंदर ये पता चला है कि 52,000 लोग जो है इसके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। 2016 और 17 की बात कर रहा हूं मैं। आपने है तो कई सारे होर्डिंग्स लगाए, कई सारे अखबारों के अंदर फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया। आपने भाषणों के अंदर कहा कि 2022 तक हर बेघर को घर दिया जाएगा। आपको पता है 52,000 लोगों में से 2022 जनवरी तक मेरे जिले औरंगाबाद में महज 350 लोगों को घर दिया गया है। 80,000 लोगों ने आवेदन किया था। यानी कि आपने ये कहा कि हाँ, आपके सपनों का घर, मोदी जी की अगर जबान में अगर हम सुने तो आपके सपनों का घर हम देंगे, बेघर को घर देंगे करके। उन्होंने आगे ये कहना भूल गए थे कि आपके सपनों का घर सिर्फ सपनों में ही रहने वाला है। फिर ये जो बजट है 39 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम बजट, तो ये क्या बिल्कुल ही इसमें सभी कुछ मनफी है? नहीं, देखिए कुछ अच्छी बातें हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आप जब महंगाई कम करने की बात कर रहे थे तो शुरुआत कैसे की आपने कि हम पॉलिश्ड डायमंड्स, हीरे के ऊपर जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो घटाकर हम 5% कर रहे हैं। हीरा आप खरीदने वाले हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात नहीं हो रही है कि जो हीरे में खेल रहे हैं करके। हम गरीबों की बात कर रहे हैं, और गरीब ये उम्मीद कर रहा था कि आप पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, डीजल की कम करेंगे, आप गैस सिलेंडर की कीमतें कम करेंगे, और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर कम करेंगे। आप शुरुआत ही करे हैं कि पॉलिश्ड डायमंड्स के ऊपर हम ड्यूटी जो है वो कम करने जा रहे हैं। अगर आपकी सोच ही अगर इतनी 5 स्टार है तो ये देश जो है अभी 5 स्टार नहीं हुआ है। हमारे को बहुत गरीब लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं, और गरीब आपकी तरफ देख रहे थे कि आप उन्हें कुछ राहत देंगे। पूरी तरह से मायूस, मैं ही नहीं, पूरा देश मायूस है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
कुछ और अहम खबरें भी। एमआईएम लीडर वारिस पठान के मुंह पर इंदौर में स्याही पोत दी गई। दरअसल इंदौर में वारिस पठान के मुंह पर उस वक्त स्याही पोती गई जब वो खुजराना में शाहवली की दरगाह से बाहर निकल रहे थे। पुलिस ने सद्दाम नामी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सर, कोई पूर्व विधायक दरगाह पर पहुंचे थे, उनका किसी ने मुंह काला किया। उसमें एक सद्दाम नाम का व्यक्ति है जिसने पतीले की कालिख लगाने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने एक आवेदन प्राप्त किया है और उसमें परीक्षण कर रहे हैं, जो कि वैधानिक कार्रवाई बनेगी कर रहे हैं। हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेगी। तो हर जगह चुनाव लड़ना है और यहाँ पे हमारी माशाल्लाह टीम भी है। हमारे पार्टी के कॉरपोरेटर्स मीनाज साहब है, नज़ीर साहब है, काफ़ी 1.5-2 साल से मेहनत भी कर रहे हैं यहाँ पर और टीम वर्क अच्छा है। पूरे मध्य प्रदेश में ग्रास रूट लेवल पर हमारी टीम्स भी बनी हुई है। तो अभी आए यहाँ पे शुरुआत करेंगे, इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि मध्य प्रदेश की जनता हमको मोहब्बत से दुआओं से नवाजेगी और मजलिस को ऐसे भी कामयाबी मिलेगी। कि दौरे की शुरुआत में एक घटना हो गई, क्या कहेंगे आप? अरे मैं दरगाह पे चादर चढ़ाने गया था, माशाल्लाह दुआ लेता हूँ मैं, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। कोई आता है मुझे हार पहनाते हैं लोग, कोई काला एक काजल का टीका लगाता है ताकि मुझे बुरी नजर नहीं लगे। तो ये मेरे चाहने वाले मोहब्बत वाले लोग हैं। क्या कहेंगे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, कोई सद्दाम पठान? कुछ नहीं अरेस्ट वरेस्ट क्या करना है, मोहब्बत है, मोहब्बत से लोग मिलते हैं हर तरफ। आप मतलब इस विरोध को किस रूप में देखेंगे? मतलब कुछ कहना नहीं चाहिए। ये मैं कहूँगा कि लोगों का मुझसे जो प्यार मोहब्बत है ये दिखाई दे रहा है। मोहब्बत है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाली और होता है। अच्छा, शायद चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का कहना है कि वाइन की मार्केटिंग का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। हुकूमत किसानों को फायदा पहुंचाने के नुक्ते नज़र से इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। महकमा सेहत का इस मामले में वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वाइन सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन हमें रियासत की माली हालत और किसानों की भलाई को भी जहन में रखना चाहिए। लेकिन मुखालिफिन जो इसकी आड़ में गांजे की खेती की वकालत कर रहे हैं वो किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं है। वाज़ेह है कि MIM रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने इस बात का मुतालबा किया है कि किसानों का इतना ही अगर ख्याल है तो उन्हें गांजे की खेती की इजाजत दे दी जाए। गांजाचे खूप वाईट परिणाम आहेत आणि त्याचा फार मोठा हेल्थला फार अधिक भयानक असा परिणाम आहे। त्या दृष्टिकोनातून अशा पद्धतीनं गांजा आणि वाईन कंपेअर करावं हे चुकीचंच आहे आणि तसं करू पण नाही असं माझं या निमित्ताने सूचना आहे। कोरोना वैक्सीन पर WHO की तहकीक से अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि वैक्सीन से सिर्फ कोरोना पर ही काबू पाया जा सकता है, बल्कि 21 मुख्तलिफ अमराज से भी बचा जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने किया। उनका कहना है कि WHO की तहकीक से अब आम आदमी की गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलेगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लें ताकि कोरोना का मुकाबला किया जा सके। WHO ने जो इसमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया है, उसका अध्ययन किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि उनका ये जो इनिशिएटिव है उसको मैं अप्रिशिएट करते हुए मैं ये कहूँगा कि यह जानकारी आम लोगों के हद तक जानी चाहिए, जिससे कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण के लिए और ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और ज़्यादा गति प्राप्त होगी और निश्चित तौर पर यह कितनी गुणकारी है, जो टीकाकरण कितना गुणकारी है या जो टीके हैं उसके जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ प्रिवेंशन के लिए नहीं है बल्कि 21 बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए है। तो यह जानकारी हम लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करें। खादमीन उम्मत तंजीम की जानिब से मुनक़िदा सीरत मुकाबलों में हिस्सा लेकर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के एजाज़ में तहनीती जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे की सदारत मौलाना सादिक मोहिउद्दीन ने, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से परभनी से तशरीफ लाए मुफ्ती कौसर आफाक करीम सालार, मुफ्ती आजम कासमी, सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ़
सानी व दीगर शख्सियात ने शिरकत की। जलसे में तालीमी शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले पर जलगांव से ताल्लुक़ रखने वाले और इकरा एजुकेशन सोसाइटी के सदर अब्दुल करीम सालार को रियासती सतह पर दिए जाने वाले सर सैयद अहमद खान अवार्ड से सरफराज किया गया। इसी तरह हर जिले और शहर की सतह पर मिसाली मौल्लिम अवार्ड से, मिसाली सहाफ़ी अवार्ड से और मिसाली डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से भी यहाँ लोगों को सरफराज किया गया। आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हजरत ने जिस तरीके से बयान किया कि पूरी साजिशें चल रही है, मुल्क में साजिशें चल रही है, इससे हमको हिरासा होने की, डरने की जरूरत नहीं है। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, लेकिन हम लोग अगर सोचें और अमल करने की कोशिश करें, जब मौर्रिख इस मुल्क के अंदर आज जिस टर्निंग पॉइंट से हम गुजर रहे हैं, एक दोराहे पे हम मुल्क को खड़ा करके रख दिया गया, इसमें जब ये सब काम करने वालों के मुख्तलिफ अंजुमने, मुख्तलिफ जमातें जो उम्मत मुस्लिमा को एक फाउंडेशन देकर खड़ा कर रही है, जब तारीख के अंदर वाक़यात लिखे जाएंगे, मैं समझता हूं खादिमान उम्मत आपके तमाम लोगों की कोशिशों को भी मौर्रिख कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। मैं बहुत दुआ करता हूं आपके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब और सबसे शादाब करे। अजमेर में उर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुल्क भर से ज़ायरीन अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। अकोला से भी बड़े पैमाने पर लोग उर्स शरीफ में शिरकत के लिए रवाना हो रहे हैं। एनसीपी अक़लियती सेल की जानिब से अजमेर शरीफ के लिए खुसूसी चादर भी रवाना कर दी गई है। इस दौरान एनसीपी अक़लियती सेल के कारकुनों ने मुल्क में अमन व अमान के लिए ख़ास दुआएं मांगी और उम्मीद जताई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से लोग इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अजमेर शरीफ उनका 810वां उर्स इस 29 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक मना जाएगा। इंशाल्लाह 8 तारीख को छठी शरीफ होंगी। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से हमने आज चादर भेजी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो अजमेर शरीफ के दास्ताने पर चढ़ाई जाएंगी और हम अल्लाह से दुआ करते हैं और मुफ्ती साहब ने भी अभी दुआ करी कि हमारे देश में अमन और शांति रहे। इसके लिए अजमेर शरीफ में भी रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।